तो मैंने कहा देखिए ये गलत फहमी पाकिस्तानियों ने ही फैलाई है कि हिंदुस्तान में कमज़ोर शायरी होती है। खुदा का शुक्र है मैं कभी ऐसे बड़े बोल नहीं बोलता माइक पे, लेकिन कहीं अगर मुकाबला हो गया है ना दुबई में तो पसीने निकलवा दिए हमने पाकिस्तानियों को। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। बड़ा बड़ा हाफिज बैठा हुआ है भाई। हमारा खुद ही जी चाहता था इस बेचारे को गोद में ले ले। जो गाड़ी इनकी बहुत बड़ी गाड़ी है और वो चला रहा है साहब 120-130 की रफ्तार से, तो मैंने कहा बुजुर्गवार ऐसी भी जल्दी नहीं है, आराम से। उम्र, मैंने कहा उम्र क्या है आपकी? कहने लगे 74 साल। तो मैंने कहा गाड़ी भी 74 की रफ्तार से चला लो यार, बड़ी मेहरबानी होगी। चांद से, फूल से या मेरी ज़बां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर जीना, जिंदगी क्या है मोहब्बत की ज़बां से सुनिए। तो मोहब्बत की ज़बां मोहतरम इकबाल अशर साहब की ज़बान जी। मेरठ का जिक्र हुआ था, कई बार हुआ कि भाई मेरठ में अच्छे शेर नहीं सुने जाते या नहीं सुने जाते थे वगैरह वगैरह। तो मुझे ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई, जो शहर हफीज़ मेरठी को पैदा कर सकता है वो शेर कैसे नहीं सुन सकता। इस शहर में इस सदी के एक बड़े शायर ने आबाद होने का फैसला किया, डॉक्टर बशीर बद्री। तो वो शहर शेर कैसे नहीं सुन सकता। मैं यहाँ 1987 में पहली बार आया था और बड़े बुज़ुर्ग शोरा थे और कई लोगों के तो नाम भी मुझे याद हैं आज तक। और सामईन में भी ऐसे ऐसे सामे होते थे, तमकीन कैसर जैसे लोग, कि शायरों की टांगें कांपती थी कि यार तमकीन कैसर बैठे हुए हैं, कोई ऐसी वैसी बात मुंह से ना निकल जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत मुकम्मल अदबी तारीख़ है मेरठ। ये आम तौर पे ऐसे वक्त में कहा जाता है कि भाई मुझे अब शेर सुनाने हैं, मैं ज़रा आपकी तारीफ़ कर दूं तो मुझे भी कुछ दाद मिल जाएगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा, आप पढ़े हैं बाकायदा, और न सिर्फ उर्दू शायरी बल्कि यहाँ डॉक्टर हरिओम पवार जैसे लोग भी पैदा हुए हैं। तो ये भारत भूषण जैसे गीतकार भी पैदा हुए हैं। और एक बड़े अच्छे शायर थे मेरे दोस्त, बड़ी कम उम्री में चले गए, अनवर हुसैन अनवर मेरठी। बड़ा सजीला और बांका नौजवान और बड़ा अच्छा शायर, पॉपुलर मेरठी को तो वैसे आप जानते ही हैं। बहरहाल ये जो मुशायरे अब मुनक्किद हो रहे हैं, जैसा आज का ये मुशायरा है, ये मुशायरा ऐसा है, और इस कबील के जितने भी मुशायरे मैं सुन रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कोई इबादत का सा हिस्सा है। जैसे कोई इबादत करने नहीं गया, मुशायरा सुनने चला आया। और यहाँ मैंने लोगों को रोते हुए ही देखा है। तो ये बड़े हसास, बड़े सेंसिटिव लोग हैं। हम में और आप में बस इतना फ़र्क है कि हमें शेर कहना सिखा दिया खुदा ने, और आप शायर होते होते रह गए। बस इतना सा फ़र्क है। लेकिन दिल वही है जो दिल यहाँ है, एक टूटा हुआ सा, वही दिल वहाँ धड़क रहा है? नहीं, अगर आप
कुछ सुनाएं तो मैं वहाँ बैठ के सुनने को तैयार हूँ। ये तो घर से बहुत सारा सुनकर आए हैं। तो बहरहाल ये तो खैर हर शरीफ आदमी का मुकद्दर है। तो जॉन एलिया को असल में लोग बावला सा शायर समझते हैं। वो बदहवास सा आदमी था और कोई पागल था, नीम पागल था, शराब पी के कमरे में पड़ा रहता था। इस तरह का कुछ इस तरह के तस्वुरात हैं उनके बारे में। वो बड़े ज़हीन आदमी थे। मेरा वतन है अमरोहा। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो जॉन एलिया के घर में कुछ देर बैठता हूँ, जहाँ कमाल अमरोही साहब भी उसी घर में रहते थे। वो एक जॉइंट फैमिली थी। मोहल्ला लकड़ों में है वो घर, और उस गली से भी मैं गुज़रता हूँ जिसका हवाला उनके एक शेर में आया था कि उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। उस इमाम बाड़े को भी मैंने बहुत करीब से देखा, जहाँ वो बैठते थे, बातें करते थे अपने दोस्तों से। बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, और जो भी बदहवास सा लगता है हमें, वो अंदर से बड़ा ज़हीन और बड़ा भरपूर आदमी होता है, और दुनिया उस पर हंसती है और शायद वो दुनिया पे हंसता है। फ़र्क ये होता है सिर्फ। बहरहाल मेरठ में मेरी याददाश्त की जो ज़ीनतें हैं, जो शहर, उनमें से एक है। एक बड़ा मुख्तसर सा वाक़या है कि मैं एक बार नौचंदी के मेले में आया था, तो वो बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी 45 जने 42 कितने शायर थे। शायर ने, जिसने भी कन्वीनर ने वो मुशायरा किया था, मेरे ख्याल है उसके ऊपर बड़े कर्ज थे। तो उसने कहा यार आज मौका मिला है, आज उतार ही डालो सारे कर्ज। तो वो बहरहाल ये हुआ कि मैं, ताहिर फराज साहब और ये आज़म शाकरी, ये हम 3 लोग बचे थे आखिर में। तो वो मुशायरा हमसे पहले भी एक बार पुलिस वालों ने आकर रुकवाया कि यार बंद करो यार, बात तो यार 1 बजे की हुई थी और अब 2 बज रहे हैं। तो वो ये हुआ कि देखो भाई कप्तान साहब, ज़रा मेहरबानी करो यार, 3-4 लोग और रह गए हैं। तो उसने कहा आवाज़ इसकी बिल्कुल कम कर लो, माइक्रोफोन की। तो वो आवाज़ थोड़ी सी, एक माइक जने 2 माइक बंद कर दिए गए, वो जो होते हैं स्पीकर। बहरहाल वो एक शायर फिर गया, वो अटक गया, मतलब पढ़ता रहा वो, बावजूद इसके कि उसे समझाया गया था। फिर हम 3 बचे, जैसे जो बताया मैंने। तो हमसे बस ये कहा गया माइक पे आगे कि आइए 3 मिनट हैं आपके पास। तो वो 3 मिनट में 3 शेर आज़म शाकरी ने पढ़े, 1 शेर मैंने तो 2 ही पढ़े बल्कि। फिर ताहिर फराज साहब आए, उन्होंने कहा वैसे मौका तो ये है कि अस्सलाम वालेकुम। तो बहरहाल वो मज़ेदार किस्सा ये है अब जो सुना रहा हूँ मैं। अब जो हम बाहर निकले, जाहिर है डिसमूड हो गए थे हम लोग। तो वो गाड़ी ले गया था मैं, टैक्सी, तो वहीं मैं खड़ा हो गया। वो बच्चा मेरा जो है कुछ खाने को ले आया मेरे लिए, तो मैं वहीं खड़ा हुआ। वो कबाब और रोटी क्या था वो खा रहा था। तो 2-3 लोग मेरे पास आए, फिर 4-5 और आ गए पीछे से। वो कहने लगे यार इकबाल भाई क्या बात हो गई, आपका तो बड़ा मूड ख़राब हो गया, और हम तो आपकी वजह से बैठे हुए थे। मैंने कहा जिन शायरों को आप 1.5 घंटा सुन रहे थे, उनकी वजह से आए थे मेरे ख्याल से आप यहाँ, जो खामखा आप मेहमान नवाजी का सबूत दे रहे हैं ये बात कह के। कहने लगे नहीं हम तो बड़ी इज्जत करते हैं आपकी। मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, हम मेलों वेलों के शायर नहीं हैं, आ जाते हैं, आप लोग बुला लेते हैं। तो हमारी मिसाल तो ऐसी है कि जैसे सर्राफे में जो सोना चांदी बिकने का बाज़ार होता है, उसमें हमारी एक छोटी सी दुकान है हीरे की। हमारे पास बहुत कम ग्राहक हैं, लेकिन जो हमारे हैं वो हमारे हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत कीमती बात बहुत कम लफ्ज़ों में इन्हें समझा दी है। तो उनमें से एक बुजुर्गवार कहने लगे कौन से इलाके में है आपकी दुकान?
तो मैंने कहा यार तुम जाते जाते मुझे खाम पुराना मेरठ याद दिला रहे हो, हाँ? तो बहरहाल बहुत किस्से होते हैं। और जब ये अदर इकबाल साहब मिल जाते हैं तो इनका ताल्लुक़ क्योंकि स्टेज से भी है, और वो जब मैं स्कूल में था तो हम बहुत वो करते थे कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं। अब कुछ शेर सुन लीजिए। हिमांशी बाबरा के बारे में जो भी अज़म शाकरी ने कहा था वो सच है, और औरत की इज़्ज़त तो ये है, उसकी इज़्ज़त की जो अज़मत है और उसके किरदार का जो वक़ार है और उसका जो खरापन है, वो ये है कि आप किसी से मिलें तो किसी छोटी, अपनी उम्र की छोटी से, तो ये जी चाहे कि इसे मैं बहन कह के पुकारूं। क्या बात है, ये हमारी बच्ची है। तो अगर कोई ये ऐसे मुक़द्दस लफ्ज़ों से किसी औरत का नाम, किसी बच्ची का नाम जोड़ता है तो ज़ाहिर है ये। और बाज़ लोग कहते हैं इनके बारे में, क्यों भाई क्या ये पाकिस्तान से हैं? मैंने कहा क्या बात हो गई भाई ऐसी? कहने लगे बड़े अच्छे शेर सुनाती हैं ये। तो मैंने कहा देखिए ये गलत फहमी पाकिस्तानियों ने ही फैलाई है कि हिंदुस्तान में कमज़ोर शायरी होती है। खुदा का शुक्र है मैं कभी ऐसे बड़े बोल नहीं बोलता माइक पे, लेकिन कहीं अगर मुकाबला हो गया है ना दुबई में तो पसीने निकलवा दिए हमने हिंदुस्तानियों को। बहरहाल कुछ शेर सुनिए। एक फादर्स डे है, सभी ने कुछ ना कुछ पढ़ा। सबसे अच्छी नज़्म वालिद के सिलसिले में मेरे ख्याल निदा फाजली साहब ने कही थी। वो शायरी की महराज थी कि तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। इसके बाद कलम तोड़ देना चाहिए जब ऐसा मिसरा कह ले शायद। बहरहाल कोशिश भर सभी कहते हैं। 2-3 शेर मैं भी अर्ज़ करता हूँ। रहते हो याद लाख भुलाता हूँ तुमको मैं, रहते हो याद लाख भुलाता हूँ तुमको मैं, जब खुद को देखता हूँ तो पाता हूँ तुमको मैं। रहते हो याद लाख भुलाता हूँ तुमको मैं, जब खुद को देखता हूँ तो पाता हूँ तुमको मैं। खुद को मेरे वजूद में पिन्हा किए हुए, खुद को मेरे वजूद में पिन्हा किए हुए, एक ज़िंदगी हो तुम जिए जाता हूँ तुमको। खुद को मेरे वजूद में पिन्हा किए हुए, एक ज़िंदगी हो तुम जिए जाता हूँ तुमको मैं। तुम एक न छुपने वाली किरण हो उम्मीद की, तुम एक न छुपने वाली किरण हो उम्मीद की, बुझते हैं जब चिराग तो पाता हूँ तुमको। तुम एक न छुपने वाली किरण हो उम्मीद की, बुझते हैं जब चिराग तो पाता हूँ तुमको मैं। एक गज़ल अभी मैंने पिछले दिनों कही है। अब शायरी कुछ ऐसे होने लगी है कि बस हो जाती है। अब कैफियत से कैफियत, और वो अंदर ही अंदर कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं तो लगता नहीं कि हम बैठे हैं कलम लेके और इरादा करके, ऐसे होती भी नहीं शायरी। तो एक गज़ल ये सुन लीजिए। शायर का जो भी जैसा भी मिजाज होता है वो छुपता नहीं है, और उसमें मेरे ख्याल है सुनने वाले भी ढल जाते हैं। ये गज़ल मैंने 2-3 शेर माँ के लिए हैं इसमें, एक शेर बचपन के हवाले से है, समझ फरमाइएगा। मतला नहीं हुआ है। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, पढ़े थे
प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। मेरी तालीम पूरी हो गई। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। और ये शेर माँ के लिए है। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। इंसान के पास कोई टाइम मशीन नहीं होती कि वो गुजरे हुए कल में जाकर अपनी गलतियां सुधार सके। इंसान सिर्फ कन्फेशन कर सकता है। बस एक कन्फेशन सा ही है ये गज़ल जो है। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, नीचा हो गया अपनी नज़र में, मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। खुली ही रह गई आखिर वो आँखें, खुली ही रह गई आखिर वो आँखें, मेरे आने में देरी हो गई। खुली ही रह गई। भाई शेर का इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत मजा। मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। खुली ही रह गई आखिर वो आँखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। और ये एक शेर बचपन के हवाले से है। आदमी जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती है, वो नॉस्टैल्जिया में जाता है, वो बहुत शिद्दत से याद आने लगता है बचपन। खुली ही रह गई आखिर वो आँखें, मेरे आने में देरी हो गई। मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो, मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो वो गुड़िया और महंगी हो गई। मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो वो गुड़िया और महंगी हो गई थी। और क्या सुनाऊं, यही सब चलता रहता है। हाँ, ये देखो, अच्छा शायर और अच्छी शायरा जो है अच्छी गज़ली याद दिलाते हैं। ये बहुत शुक्रिया हिमांशी, मेरा जहन बहुत इमोशनल हो चुका था, मतलब दिल। एक गज़ल ये सुन लीजिए, हिमांशी ने याद दिलाई है। ये मुसलसल सी गज़ल है। कहता हूँ कि रस्म उल्फत निभाने वाले लोग, रस्म उल्फत निभाने वाले, रस्म उल्फत निभाने वाले लोग, हाय अगले ज़माने वाले। रस्म उल्फत निभाने वाले लोग, हाय अगले ज़माने वाले लोग, रह गए खुद ही दास्तां बनकर, दास्ताने सुनाने वाले। रह गए खुद ही दास्तां बनकर, दास्ताने सुनाने वाले लोग। वज़न फर भाई शेर पढ़ता हूँ कि दश्त वीरान होते जाते हैं, दश्त वीरान होते जाते हैं, क्या हुए खाक उड़ाने वाले लोग।
दश्त वीरान होते जाते हैं। क्या हुए खाक उड़ाने वाले लोग, खारजारों में खैरियत है सब, जहाँ कांटे ही कांटे हों। खारजारों में खैरियत है सब, मिट गए गुल खिलाने वाले। खारजारों में खैरियत है सब, मिट गए गुल खिलाने वाले लोग। और ये यहाँ से मुसलसल 4 शेर हैं। खारजारों में खैरियत है सब, मिट गए गुल खिलाने वाले लोग। हार जाती हैं सारी तदबीरें, जाके रहते हैं जाने वाले लोग। हार जाती हैं सारी तदबीरें, जाके रहते हैं जाने वाले लोग। देर तक साथ क्यों नहीं रहते, देर तक याद आने वाले हैं। देर तक साथ हार जाती हैं सारी तदबीरें, जाके रहते हैं जाने वाले लोग। देर तक साथ क्यों नहीं रहते, देर तक याद आने वाले लोग। वही देते हैं जख्म भी हमको, वही देते हैं जख्म भी हमको, जो है मरहम लगाने वाले। वही देते हैं जख्म भी हमको, जो है मरहम लगाने वाले लोग। अब जो रोते हैं राख पर बैठे, अब जो रोते हैं राख पर बैठे, थे यही घर जलाने वाले। अब जो रोते हैं राख पर बैठे, थे यही घर जलाने वाले लोग। एक गज़ल तरन्नुम से सुन लीजिए। है अच्छा, बड़ा बड़ा हाफिज बैठा हुआ है भाई। तो महाराज ये एक बिरादरी है, आप और हम रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारी कोई मजहब तय कोई करता है ना, कोई ये कोई के साहब ये सैफी हैं और ये वो हैं, और ये भी कुछ नहीं होता, बेकार की बातें हैं। रिश्ता तो ये है जो आपका और हमारा है। इससे बेहतरीन रिश्ता क्या हो सकता है कि आपको मेरे शेर याद हैं, यानी आप मेरे लिए घर वालों से भी बढ़ के हो गए। आज तो आमदारी की बात है। ये ऐसा है कि नहीं वो ठीक है, लेकिन ये कि सच कभी ना कभी तो बाहर आता ही है। बहरहाल ये हमारा बच्चा है नौजवान, और मुबारकबाद ऐसे बच्चों को। मैं अमेरिका गया 4-5 बार, तो मैंने वहाँ जो कोई लेने आता था हमें एयरपोर्ट, तो मैं उन्हें वो पूछते थे भाई आप, मुझे वो बना रखा था मैनेजर, तो वो भाई कितने बैग हैं आपके पास, तो वो 4-5 शायर हो गए, 8 बैग होते थे कम से कम। भाई हमारे पास 8 अटैचियाँ हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं उसी हिसाब से गाड़ी लाऊंगा, उधर से जवाब ही आती। लेकिन जो शख्स हमें लेने आता था, हमारा खुद ही जी चाहता था इस बेचारे को गोद में ले ले। वो आप हैं भाई? तो मैं हाँ कहने मैं हूँ। वो खैर हम कहते थे यार कोई कुली उली देख लो भाई, इसी तरह वो कहते थे अरे कैसी बातें कर रहा हो लाओ। अच्छा फिर वो गाड़ी चलाने लगते थे। एक साहब, ये वाशिंगटन डीसी का जिक्र है, जो गाड़ी इनकी बहुत बड़ी गाड़ी है और वो चला रहा है साहब 120-30 की रफ्तार से। तो मैंने कहा बुजुर्गवार ऐसी भी जल्दी नहीं है, आराम से। उम्र, मैंने कहा उम्र क्या है आपकी? कहने लगे 74 साल। तो मैंने कहा गाड़ी भी 74 की रफ्तार से चला लो यार, बड़ी मेहरबानी होगी। तो बहरहाल मुशायरों में भी ये होता है कि वहाँ 60 साल, 65 साल, 70 साल, 75 साल इस उम्र के लोग आते हैं मुशायरा सुनने। तो मैंने कहा यार ये बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? किसी मुशायरे में जो बच्चे हैं नौजवान वो नज़र आते नहीं हैं। कहने लगे साहब 25 साल से हमारी कोशिश जारी है कि वो मुशायरे में आ जाएं, लेकिन अभी तक हम ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। खैर एक मुशायरे में 2 बच्चे नज़र आए मुझे, कोई 20-20 साल के दो बच्चे थे। तो मैंने कहा यार आज तो नसीब, कोशिश कामयाब हो गई, नसीब हमारा
चमक उठा के 2 बच्चे आ गए। मुशायरा ख़त्म होने के बाद वो दोनों मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे अंग्रेज़ी में कहा, वेरी नाइस वॉइस। तो मैंने कहा तुम आए ही क्यों थे यार। तो बहरहाल वहाँ कोई दिलचस्पी नहीं है, हज़ारों डॉलर उन्होंने खर्च कर दिए हैं और हज़ारों कर देंगे, लेकिन जिंदाबाद हिंदुस्तान। तो यहाँ ये देखिए नौजवान पेश है शेरों की हिफाजत के लिए, अदब की हिफाजत के लिए, और नफ़रतों की आग को ये बच्चे ही बुझाएंगे, ये जो मौजूद है यहाँ और जो हर जगह मिलते हैं हमें। ये आगे चल के ये कह देंगे भाई अपना अपना मज़हब अपने अपने घरों में रखो, हमें साथ मिल के बैठने दो, खाने पीने दो, हमें खुश रहिए। ये है, ये मुस्तक़बिल का हिंदुस्तान है। तो वो 3-4 शेर बेटा सुन लो। नए मौसमों की कोई खुशी न गई रुतों का मलाल है। चाचा जान, नए मौसमों की कोई खुशी न गई रुतों का मलाल है, तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। नए मौसमों की कोई खुशी न गई रुतों का मलाल है, तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। वो चिराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी। वो चिराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी, मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न ज़वाल। वो चिराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी, मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न ज़वाल है। ये है शहर जिस्म वो शहर जहाँ, न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। ये है शहर जिस्म वो शहर जहाँ, न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। वो जो अब ये जो मॉडर्न सोसाइटी है और जो हमारा पुराना समाज था, एक लफ्ज़ है क़ुर्बत, करीबी नज़दीकी, उसका फ़र्क बता रहा हूँ मैं, मॉडर्न सोसाइटी और पुराना समाज। ये है शहर जिस्म वो शहर जहाँ, न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। वो जो फासलों में थी क़ुर्बतें, ये जो क़ुर्बतों में है फासले। वो जो फासलों में थी क़ुर्बतें, ये जो क़ुर्बतों में है फासले। वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का ज़वाल है। वो जो फासलों में थी क़ुर्बतें, ये जो क़ुर्बतों में है फासले। वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का ज़वाल है। एक शेर, एक गज़ल, हाँ एक गज़ल के लिए शायरों, जब शायर किसी गज़ल की फरमाइश करें तो उस शायर को फ़ख्र करना चाहिए कि मैंने ऐसा कुछ कह लिया है कि जो मेरी बिरादरी के लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और उसको सराहा है। अच्छा ये, और यार इब्राहिम यार तुम भी गज़ब करते हो। ये 2 शेर इन्हें याद रह गए हैं पुराने, तो वो सुन लीजिए कि अक्स तेरा, एक शेर है, उसके बाद ये शेर जो, अक्स तेरा कभी ओझल हो अगर मंजर से। अक्स तेरा कभी ओझल हो अगर मंजर से, आईना ढूंढता रह जाए उजाला अपना। अक्स तेरा कभी ओझल हो अगर मंजर से, आईना ढूंढता रह जाए उजाला अपना। सोचता हूँ तेरी तस्वीर दिखा दूँ उसको, सोचता हूँ तेरी तस्वीर दिखा दूँ उसको, रोशनी ने कभी साया नहीं देखा। सोचता हूँ तेरी तस्वीर दिखा दूँ उसको, रोशनी ने कभी साया नहीं देखा अपना। एक गज़ल की फरमाइश सभी की है
और खुसूसन बहुत बड़ी बात है, अज़म शाकरी जैसा शायर अगर किसी गज़ल की फरमाइश करे तो हम दोनों में एक कंपटीशन और है कि हम सर के बाल देखते हैं कितने लंबे होते हैं। तो मुझे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है शायरी भी परवान चढ़ रही है बालों के साथ साथ। तो अभी ये गज़नफ़र भाई हैं, कह रहे थे यार तुम दोनों यहाँ आ जाना मुशायरे के बाद, तुम्हारा हेयर स्टाइल चेंज करना है दोनों। तो बहरहाल गज़ल में एक यानी बार बार एक ही काफ़िया इस्तेमाल किया है मैंने, और ये मुश्किल काम बस करम था मौला का। समाअत फरमाएं। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। हाँ आप बड़े उदास बैठ गए, क्या हुआ? हमें यहाँ बैठे हुए थे पहले, चल पीछे जा रहा हो यार हर शायर पे तो। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कि हम दीवाने मुसलसल हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ। इसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास रखता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे, तेरी खुशी उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मज़हब की, उदासी एक इबादत है इश्क मज़हब की। वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। ताजमहल कौन से सन से वापस आए हो तुम? बहुत पुराने लोग हैं माशाल्लाह, बड़े। ताजमहल उर्दू
कई फरमाइशें हैं। मेरठ का क्रीम है इकबाल भाई। वो एक आपने शायद देखा हो, हम लोग 2012 में शायद मैं कराची गया था, तो राहत भाई पढ़ रहे थे, बैठ के पढ़ते हैं वहाँ जैसे यहाँ, उसका मतलब ये नहीं कि ये पाकिस्तान है। तो बहरहाल एक रिवायत है, अच्छी रिवायत है वैसे ये बैठ के पढ़ने की। सामाईन बैठे हैं तो शायर को भी बैठा देना चाहिए। ये अजीब सी बात है कि सामाईन तो बैठे रहते हैं, शायर खड़ा रहता है बेचारा। लेकिन इसकी मुखालफत वो लोग करते हैं खड़े होकर पढ़ने की जो हाथ पैर भी चलाते हैं, मतलब जिनका काम शेरों से नहीं चलता खाली। तो हम इसकी हिमायत करते हैं आज इस मुशायरे से, ये ऐलान करते हैं हम कि भाई शायर को बैठ के पढ़वाया जाए, ये मुहज़्ज़ब तरीक़ा है। तो बहरहाल वो राहत भाई पढ़ रहे थे, तो एक वहाँ जॉन एलिया के शागिर्द हैं, अब तो खैर वो भी पाकिस्तान से बेजार होकर कनाडा चले गए, कैसर बजदी। तो उन्हें ऐसा लगा कि राहत भाई का कोई गला वाला सूख रहा है, तो उन्होंने ले जाके एक बोतल रख दी। थोड़ी देर के बाद वो राहत भाई ने बोतल उठाई और पी ली, मतलब पानी पी लिया। तो लोगों ने कहा भाई ठीक है पी लो, ऐसे कुछ आवाज़ आई। तो उन्होंने राहत भाई ने कहा अरे पानी है यार इसके अंदर, कुछ और मत समझना। तो वो दोनों ही असल में एक ही तरह के लोग थे, राहत इंदौरी भी और कैसर बजदी भी। तो उन्होंने कहा ये लाया पानी में लाया, आपका मतलब पानी में छुपा के लाया। तो बहरहाल क्या फरमाइश थी भाई? ताजमहल। अच्छा भाई, ताजमहल एक नज़्म की फरमाइश है। मैं तो चाह रहा था गज़ल सुना दी जाए। दोनों सुना दीजिए। बहरहाल वो 2-3 शेर ये इब्राहिम मियाँ कह रहे हैं, ये आखिर में पढ़े जाएंगे ताकि गज़ल पे ख़त्म हो मामला। ताजमहल एक पुरानी नज़्म है मेरी, अगर इजाज़त हो सब लोगों की तो सुना दी जाए। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ। कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल, भूला है न भूलेगा कभी मुझको ज़माना, जिंदा है मेरे दम से मोहब्बत का फसाना, भूला है न भूलेगा कभी मुझको ज़माना, जिंदा है मेरे दम से मोहब्बत का फसाना। जो दिल में उतर जाए वो रंगीन गज़ल हूँ, मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ। कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ। पत्थर की इमारत हूँ मगर मोम का दिल है, पत्थर की इमारत हूँ मगर मोम का दिल है। पूनम का हंसी चांद मेरे गाल का तिल है, पूनम का हंसी चांद मेरे गाल का तिल है। मुमताज की पाकीज़ा मोहब्बत का कंवल, मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ। कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ। तस्वीर हूँ वो जिसको मुसव्विर भी निहारे। अरे यार मूड बना के सुनो भाई, जब सुना जा रहा है। तस्वीर हूँ वो जिसको मुसव्विर भी निहारे, रुक जाए मुझे देख के बहते हुए धारे। तस्वीर हूँ वो जिसको मुसव्विर भी निहारे,
एक रुक जाए मुझे देख के बहते हुए धारे, मैं आज भी दुनिया को रिझाने में सफल हूँ। वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ। और ये बंद खास तौर से सुनिए। मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी, मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी, वो हुस्न हूँ ढलती ही नहीं जिसकी जवानी। मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी, वो हुस्न हूँ ढलती ही नहीं जिसकी जवानी। ये किसने कहा तुमसे कि गुजरा हुआ कल हूँ, मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ। ये आखिरी बंद है, ये पैगाम है नज़्म का। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, कब मैंने कहा मुझको निगाहों में बसा लो, कब मैंने कहा मुझको निगाहों में बसा लो, मुमकिन हो तो जहरीली हवाओं से बचा लो। कब मैंने कहा मुझको निगाहों में बसा लो, मुमकिन हो तो जहरीली हवाओं से बचा लो, मुमकिन हो तो जहरीली हवाओं से बचा लो। दो चाहने वालों की तमन्नाओं का फल हूँ, वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, ठहरा हुआ पल हूँ, ठहरा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।